बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिटरमिन द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल। सो क्वेश्चन ये है कि कौन सा क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो है ये साइज ऑफ ऑर्बिटल के लिए यूज होता है। सो ये साइज ऑफ ऑर्बिटल डोनेट करता है, जबकि एजीम्यूटल क्वांटम नंबर जो है ये शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर्स के भी या प्रीवियस टेस्ट के भी क्वेश्चंस के अंदर सिमिलर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ द ऑर्बिट एंड अजीम्यूटल क्वांटम नंबर शेप ऑफ द ऑर्बिट को डोनेट करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ सल्फर इन द शेल एम आर। तो सल्फर के एटम में शेल एम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि सल्फर के एटम के अंदर एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। स्कूल स्कूल पब्लिक। सो पहले इसमें ऐड करते हैं। एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना बहुत आसान है। आप ये सेंटेंस याद रख लें। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर दो दफा, पहले दो दफा स्कूल है, फिर दो दफा पब्लिक स्कूल है। तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल। एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पी में हमेशा मैक्सिमम 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। डी में 10 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, और एफ में 14 आएंगे। एस पी डी एफ सब शेल्स होते हैं, जबकि के एल और एम जो है ये शेल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। सो लेट अस नाउ डिवाइड द इलेक्ट्रॉन। सल्फर के अंदर तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने आपको बताया कि सल्फर के अंदर टोटल का एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है। सो फर्स्ट शेल में, फर्स्ट सब शेल में या फर्स्ट ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर अगेन 2 आएंगे, क्योंकि एस में मैक्सिमम आ ही कितने सकते हैं, 2। 2 और 2 हो गए 4, फिर पी में 6 10, फिर एस में 2। अब नेक्स्ट, दो दफा मैंने बताया कि स्कूल है, याद रखने का तरीका क्या है। दो दफा स्कूल स्कूल स्कूल, स्कूल मींस एस, फिर पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर नेक्स्ट पी आएगा मेरे पास। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करूं जो कि मैंने अभी तक डिवाइड किए हैं, तो ये एस में 2 और 2 4 और 6 और 12। अब रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे यहाँ पर, रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रह जाएंगे, 16 में से 12 तो डिवाइड हो गए, 4 आ गए। तो एस जब भी आएगा तो नया शेल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 1s2 था, ये 2s2 है, 2s2, अब दोबारा ऐसा आ गया तो 3s2, और फिर ये 3p4। सो दिस इज माई के शेल। ये मेरा के शेल है। यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड शेल एल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास थर्ड शेल एम है। सो एम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 + 4 6 है। सो दिस इज द रीजन कि एम शेल में आई हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइजो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। कौन सी स्पीसीज आइजो इलेक्ट्रॉनिक है नियॉन के साथ। सो आइजो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स चार्ज। आइजो मीन्स सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स चार्ज। तो नियॉन नोबल गैस है, रेयर गैस है। नियॉन नोबल गैसेस के साथ क्या होता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल फिल्ड होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं वो फिल होते हैं। तो नियॉन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 10 होते हैं। तो हमने ये देखना है कि इसमें क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने ये देखना है कि गिवन चॉइसेस में से किसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिन सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे, या वो गिवन आइन यहाँ पर जो है वो आइजो इलेक्ट्रॉनिक है विद नियॉन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अब ये फ्लोराइड आइन है, फ्लोराइड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ, -1 का चार्ज बता रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। तो n+1, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। -2 का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं। सो 8 + 2, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अगेन सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। +1 का चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया गया, तो इसके ऊपर भी 10 का चार्ज है। 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल इसके पास। तो ये सारे के सारे आइजो इलेक्ट्रॉनिक हैं विद नियॉन। सो ऑल ऑफ द अबव, दिस इज वाई ऑल ऑफ द अबव को आंसर यहाँ पर मार्क किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्ट टेकन। स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि उसका टोटल रिजल्ट सेम होगा, टोटल इफेक्ट सेम होगा, किस पाथ से हम उस इंटरनल एनर्जी को या एंथैल्पी को या प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। सो स्टेट फंक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है। So independent of the path followed.
independent of the path followed. So work is not a state function because it depends upon the path. Because it depends upon the path. So work is not a state function. बाकी सारे यहाँ पर state function हैं. Amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius is called. भाई ये तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है. स्पेसिफिक हीट क्या है कि अगर मेरे पास 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हो, मैस ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम हो, उसमें टेम्परेचर का इंक्रीज मैं 1 डिग्री सेल्सियस का लेकर आना चाहता हूं, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी, वो स्पेसिफिक हीट कहलाता है. वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट. तो ये स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है. सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, स्पेसिफिक हीट. व्हाट इज द व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ इन मीथेन CH4? अब समटाइम्स एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी होता है जो कि रोड लर्निंग का होता है कि आपको बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो याद रखने पड़ते हैं. बॉन्ड लेंथ मैंने इसको बोल दिया, बॉन्ड एंगल पूछ लेंगे. फिजिक्स में कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया होता है. तो ये ऐसी वैल्यूज जो कि याद रखनी पड़ती हैं. अब मिथेन का बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्रीज. सो मिथेन का 109.5 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखिए आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होती हैं एंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. एक सोडियम कि एटम में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए. तो इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होती है. तो ये वजह है कि इस पे Na+ और Cl नेगेटिव चार्ज है, तो NaCl बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. सो आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग आर फॉर्म्ड बाय, यूजिंग तो नहीं कहेंगे, आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन एक एटम के ऑर्बिटल से दूसरे एटम के ऑर्बिटल के अंदर कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज, जो टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा दिस विल बी नोन एज आयनिक बॉन्ड. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है आयनिक बॉन्ड्स के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8. कह रहे हैं कि जी इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O एंड इट्स मोलर मास इज 180 ग्राम्स पर मोल. व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इंपेरिकल फार्मूला गिवन है. इंपेरिकल फार्मूला गिवन है CH2O. इंपेरिकल फार्मूला क्या बताता है? इंपेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स बताता है. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन एटम्स ऑफ एन और एटम्स ऑफ अ कंपाउंड बताता है. इलेक्ट्रॉन मैंने इसको बोल दिया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. फॉर एग्जांपल अगर C6H12O6 है, बल्कि इस एग्जाम्पल को नहीं लेते क्योंकि ये इसके MCQs में है. इस एग्जाम्पल को चले ले लेते हैं. C11H22O11. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कैसे आएगी? C है, H है और O है. 11, 22 एंड अगेन 11. रेशो ले लेंगे 1:2:1. एम्पिरिकल फार्मूला ये आ गया. तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बता रहा है. ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है. अब सवाल है वापस आते हैं, तो कह रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O. आप बताओ, और मोलर मास गिवन है 180 ग्राम्स पर मोल. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले एन फाइंड आउट करते हैं और फिर एन से हर एटम को मल्टीप्लाई कर देते हैं. एन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला का मास. तो मोलर मास क्या है? 180. इंपेरिकल फार्मूला में एक कार्बन है, कार्बन का 12. दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 2 होता है, 2 × 1 2. एक ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है मास. ऐड कर लेते हैं, 14 और 16 ऐड किया 30, डिवाइड बाय 30 कर लो. 180 को 30 से क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे. जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा. 3 1 जा 3 6 जा, ये 6 आ गया. एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है? 6. अब जो गिवन इंपेरिकल फार्मूला है CH2O, उसको एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे. एन 6 है, 6 C6 C6 हो जाएगा. 2 है इसके साथ, 2 6 जा 12 हो जाएगा. ऑक्सीजन अकेला 1 है, O के साथ भी 6 आ जाएगा.
तो C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये देखें ना, मैंने यहाँ पे शुगर का C11H22O11 का एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था, तो वो भी CH2O आया था। ग्लूकोज का भी क्या आया है, C6H12O6, ग्लूकोज का भी क्या आया है, CH2O ही आया है। लेकिन एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलेगा मोलर मैस से। तो मोलर मैस को एम्पिरिकल फार्मूला के मैस से डिवाइड करेंगे, एन निकाल लेंगे। एन वो रेशोइंग फैक्टर था जिससे कैंसिल करके रेशो ली गई थी, जिसे कैंसिल करके रेशो ली गई थी। जिस तरह शुगर वाले केस के अंदर अगर आप देखें, तो मैंने 11 के टेबल से इनको कैंसिल किया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आना चाहिए पेपर में। ऐसा सवाल आ जाए तो आप उसको इजीली कर सके, देख के परेशान नहीं होना कि भाई डिफिकल्ट आ गया। इन द हैबर प्रोसेस इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, कैटलिस्ट इज रिमूव्ड। अच्छा, देखिए हैबर प्रोसेस क्या है। हैबर प्रोसेस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंबाइन होकर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंबाइन होकर अमोनिया गैस बनाने के प्रोसेस को हैबर प्रोसेस कहते हैं। यानी 1 पार्ट मेरे पास नाइट्रोजन का होगा, 3 पार्ट्स मेरे पास हाइड्रोजन के होंगे, ये कंबाइन करेंगे और अमोनिया गैस बनाएंगे। तो जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ये रिएक्शन जो है एक स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर और एक प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट के अंदर हो रहा होता है। जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएंगे। है ये रिवर्सेबल रिएक्शन है ना, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। तो राइट साइड पे इक्विलिब्रियम का शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि ज़्यादा तादाद में अब प्रोडक्ट बन रही है, तो राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है। और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि ज़्यादा प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बना रहे हैं। फिर रिवर्सेबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट तो बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट तोड़ कर वापस क्या करते हैं, वो रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। तो राइट साइड पे शिफ्ट करेगा जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को जब आप इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को जब आप इंक्रीज करेंगे। तो दिस इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। कह रहा है द पीएच ऑफ अ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन इज। पीएच कैसे निकालेंगे, जबकि सोल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है। ठीक है, सोल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है। तो नेगेटिव लॉग ले लें आप, नेगेटिव लॉग ले लें आप पीएच का। नेगेटिव लॉग ले लें आप, मोलैरिटी का पीएच आ जाता है। तो पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन है ये, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ 0.01 फाइंड आउट कर लेते हैं। सो माइनस लॉग ऑफ, पेपर में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म करने पे नीचे वन आएगा, पॉइंट खत्म किया नीचे वन आ गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरोस आ जाएंगे। दिस विल बी रिटन एज नेगेटिव लॉग ऑफ 1/100। 1/100 है, 1/100 हो गया ये। 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो ये बन जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 1/10 का स्केयर। 10 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही आ जाएगा। अब लॉग का रूल है मैथमेटिक्स में, हमने किया हुआ है माइनस लॉग में जो पावर है वो स्टार्ट में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -2 स्टार्ट में आकर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, log of 10 आ जाएगा। log of 10 1 आ जाएगा, 2 × 1 करेंगे 2 आ जाएगा। तो 2 इसका आंसर बनता है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन इज। तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पर मोल पर सेकंड होगा। ठीक है, पर मोल पर सेकंड होगा। तो करेक्ट चॉइस यहाँ पर बनता है मेरे पास, ऑप्शन सी बनता है। तो पर मोल पर सेकंड आ गया। विच वन इज अ लेविस बेस। लेविस का कॉन्सेप्ट बेसिस को लेकर क्या है, लेविस कहता है कि जो कंपाउंड, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वो क्या कहलाएगा,
वो लेविस की बेस कहलाएगा। इसमें उल्टा काम है। लोन पेयर डोनर जो है वो बेस है, और लोन पेयर एक्सेप्टर जो है इसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक, एक्सेप्टर जो है उसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड है। अब यहां पर अगर हम देखें तो अमोनिया जो है NH3, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के वहां पर यूटिलाइज हो गए, और ये एक अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाया गया। इस अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहते हैं। तो अमोनिया हैज अ टेंडेंसी, उसके पास ये सलाहियत है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। तो लोन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, तो इलेक्ट्रॉन पे डोनर है ये, लोन इलेक्ट्रॉन पे डोनर है ये, तो ये क्या होगा, लेविस की बेस होगा। ये वजह है कि अमोनिया यहाँ पर बेस है। विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर? एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं कि विच कैन ऐड बोथ एज एसिड एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड। देखो एक बात याद रखनी है, ये रूल आप लोगों ने याद रखना है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं ना, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जब भी वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो एसिड्स बनाते हैं। इसमें SO2 है, H2O के साथ कंबाइन होगा, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। CO2, कार्बन नॉन मेटल है ना, तो उसका ऑक्साइड CO2 है, पानी के साथ मिलेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ मिलते हैं एसिड्स बनाते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स जब भी वाटर के साथ कंबाइन होते हैं ना, जैसे MgO है, ये जब वाटर के साथ मिलेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, MgOH होल ट्वाइस बनाएगा, MgOH होल ट्वाइस बनाएगा ये। ठीक है। एम्फोटेरिक एसिड ऑक्साइड्स को कहते हैं कि जो एसिड्स के साथ बेस की तरह से ऐड करते हैं, और बेसिस के साथ एसिड्स की तरह से ऐड करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डुअल नेचर है। एसिड के साथ ट्रीट करोगे, एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, बेस के तौर पे ऐड करेगा। बेस के साथ जिसको आप रिएक्ट करवाओगे तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के तौर पर ऐड करेगा। एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड यहाँ पे एम्फोटेरिक इन नेचर है। वाटर अकेला वाटर भी एम्फोटेरिक इन नेचर है। पानी की भी नेचर जो है वो एम्फोटेरिक है। क्यों? H2O है ना, तो स्प्लिट होता है H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, अगर आयोनाइज इसको करें। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन आइन देता है। बेस की प्रॉपर्टी क्या है, OH नेगेटिव आइन देता है। तो वाटर तो दोनों दे सकता है, तो ये भी एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज बताना है इन KMnO4। तो क्या करेंगे, सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स को ऐड करेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। अब यहां पर KMnO4 है, तो पोटाशियम का यहाँ पर एक ही एटम है, तो पोटाशियम के ऊपर +1 का चार्ज है। मैंगनीज के ऊपर हमने चार्ज बताना है, एक ही उसका एटम है, तो मैं इसका एक्स कर लेते हैं इसकी वैल्यू को। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, 4 × -2 कर लेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे। 1 + x -8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x -7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x की वैल्यू +7 आ जाएगी। तो जो बेसिक एटम्स है ना, जो कॉमनली यूज एटम्स हैं, उनके आपको ऑक्सीडेशन नंबर जुबानी आने चाहिए ताकि पेपर में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सर पोटाशियम है, वैसे भी ग्रुप 1 ए से बिलोंग करने वाले जितने भी एटम्स हैं उन पे +1 का चार्ज आता है मेटल्स के ऊपर। अल्कली मेटल्स के ऊपर +1 का, अल्कलाइन के ऊपर +2 का चार्ज आता है। तो ये आसान तरीका है याद रखने का। उसके अलावा हाइड्रोजन है तो नॉन मेटल लेकिन +1 का चार्ज आता है। ऑक्सीजन है, नॉन मेटल है, उस पर -2 का चार्ज आता है। तो पोटाशियम पे +1 का चार्ज है। अल्कली जितने भी हैं +1 का चार्ज, अल्कलाइन जितने भी हैं उन पे +2 का चार्ज। ऑक्सीजन का चार्ज पता होना चाहिए, उसमें -2 का आता है। हेलोजेंस के ऊपर हमेशा -1 का आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पे हमेशा चार्ज होता है वो -1 का होता है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है।
ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर भी +1 का है। अब कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, शेयर कर सकता है। ठीक है, तो वो सेमी कंडक्टर्स हैं, इक्वल टेंडेंसी है गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बताओ, जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर भी +1 का चार्ज है। तो ग्रुप 1 के तो जितने भी मेटल्स हैं, मानिए कि उनके ऊपर तो +1 का चार्ज आएगा, ग्रुप 2A वालों के ऊपर +2 का चार्ज आएगा। विच आर द फॉलोइंग मेटल्स विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स? कौन सा मेटल डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स? यानी वो हाइड्रोजन एटम को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसको उसको अलहदा कर लेगा। तो जिंक के पास ये टेंडेंसी है। अगर मेरे पास लेट से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जिंक जो है वो इसके साथ कंबाइन होता है, तो जिंक क्या करेगा? ZnCl2 बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो जिंक मेटल के पास ये टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन एट कैथोड, सोडियम एट कैथोड। सोडियम एट कैथोड आएगा ना। कैथोड के ऊपर देखो, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज होता है। वो नेगेटिव टर्मिनल है। चार्ज तो नहीं कहेंगे, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। अब एनी कंपाउंड जब भी पानी में डिजोल्व होते हैं या मोल्टन स्टेट में जाते हैं तो दे स्प्लिट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। तो सोडियम क्लोराइड जब मोल्टन स्टेट में जाएगा तो Na पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा। अब Na पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इट विल मूव टूवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड की तरफ जाएगा, तो सोडियम कैथोड की तरफ जाएगा, सोडियम एट कैथोड बनेगा, सोडियम मेटल हमें कैथोड पे मिलेगा। विच हाइड्रोकार्बन इज सैचुरेटेड? भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड के ऊपर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो इनमें अल्केन्स, नाम से पता चला, ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम वाला एन, अल्केन है भाई। अल्केन्स के ऊपर सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये सैचुरेटेड है इनमें से। बाकी इथीन है, इथाइन है, बेंजीन है, उन सब में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं कार्बन कार्बन के, तो दे आर नॉट सैचुरेटेड, दे आर अनसैचुरेटेड। डबल या ट्रिपल कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है, यानी अल्केन्स, सॉरी अल्केन्स कह दिया, अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड है, जबकि अल्केन्स सैचुरेटेड है। कॉन्सेप्ट्स लेके पेपर में जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए हुए होंगे, तो पेपर इजी होगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्कोहल्स? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है, ये तो दिस वाज प्रीटी सिंपल, दिस वाज इजी। अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। अल्कोहल्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप OH होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है, COOH। ठीक है, ये एल्डिहाइड्स का है, C डबल बॉन्ड O डैश H, C डबल बॉन्ड O डैश H। ये एमाइड्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट? अच्छा, टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है? टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं इसको। ये सिल्वर मिनरल इफेक्ट शो करता है जब ये एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करता है। जब भी एल्डिहाइड्स के साथ पोलन टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, तो पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव टोलन, टोलन टेस्ट का पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि सिल्वर मिरर प्रोडक्शन होगी यहाँ। पॉजिटिव टोलन टेस्ट एल्डिहाइड्स के साथ सिल्वर मिरर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। विच कंपाउंड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप? सोप की प्रिपरेशन में, सोप बनता है स्पोनिफिकेशन से, सपोनिफिकेशन से। सपोनिफिकेशन के अंदर ईस्टर्स को ट्रीट किया जाता है, स्पोनिफिकेशन में ईस्टर्स को ट्रीट किया जाता है।
याद रखना है आपने, ईस्टर्स को ट्रीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोप्स बनाने के लिए। तो ईस्टर्स इसका आंसर बनता है, ऑप्शन ए बनता है। तो ये तो डेफिनेशन से ही पता चल जाता है। कोनिफिकेशन के प्रोसेस की डेफिनेशन ये है कि व्हेनेवर द ईस्टर्स आर ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप इज प्रोड्यूस्ड। द शेप ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल इज, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है, इसमें तीन बॉन्डिंग पेयर होते हैं और कोई इसमें लोन पेयर नहीं होता। जैसा नाइट्रोजन के अंदर तो लोन पेयर था, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। बोरॉन के पास तीन एटम्स हैं, तीनों फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनता है। ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे क्या था, तीन बॉन्डिंग पेयर तो थे हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ऊपर एक लोन पेयर था। तो बोरॉन में कोई लोन पेयर नहीं है, जो ऊपर भी यूज हुआ है एक एमसीक्यू में, जहाँ पे मैंने आपको ये कहा था कि अमोनिया कैसे लेवेस बेस है, कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये वजह है कि इसका बस सिंपल ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ट्राई मीन्स थ्री। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसका। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ना, ट्रिटियम 3H1, ये रेडियो एक्टिव होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर भी इसको कॉमनली यूज किया जाता है। ये रेडियो एक्टिव है और इससे बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, बीटा पार्टिकल्स की emission होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। पानी में इनमें से जो गिवन चॉइसेस में से कौन सा कंपाउंड वाटर सॉल्युबल नहीं है। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, क्विकली वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट भी, ठीक है। सिमिलरली अमोनियम क्लोराइड भी, वो भी स्प्लिट हो जाए। तो बेरियम सल्फेट जो है वो डिजोल्व नहीं होता वाटर में। और यही वजह है कि इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है, जिसमें से एक एप्लीकेशन है इसकी मेडिकल इमेजिंग। वहां पे इसको इसलिए यूज किया जाता है कि वाटर सॉल्युबल नहीं है। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है ऑक्सीजन की वो वाटर में कितनी है। तो वाटर का मोलर मास H2O का 18 होगा। टू एटम्स हाइड्रोजन के ना, वन ऑक्सीजन का 16 है। तो पानी का तो आसान है 18, ये तो जुबानी आता होता है तकरीबन। इसमें से ऑक्सीजन का 16 है, 16 की को ऊपर रखेंगे, टोटल मोलर मास नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर लेंगे, कैंसिल कर लेना आप, 88.8% आ जाएगा हमारे पास सर। 88% बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है। चॉइसेस में मेरे पास है मीथेन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो अगर आप देखें तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, इन सब के अंदर कोवेलेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग ही है। बट वाटर के अंदर एक फिनोमिनन होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी हाइड्रोजन का एटम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, स्पेशली ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है, बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है इसको, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज तो ये है कि जो जब सब कुछ फ्रीज हो जाता है तो पानी का टॉप लेयर के ऊपर बर्फ आ जाती है, नीचे से पानी जो है वो फ्रीज नहीं होता और मैरीन और एक्वेटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव करती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, हायर है। एल सारे का सारा पानी तो बड़ा क्विकली वेपोरेट हो जाता। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से तो बाकी चॉइसेस हैं उनके अंदर ये चीज़ तो प्रेजेंट नहीं है, ये टाइप ऑफ बॉन्डिंग उनमें प्रेजेंट नहीं है। जिसकी वजह से वाटर जो है इन गिवन ऑप्शन में से सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो रखता है। तो एडवांटेजेस भी बता दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। एडवांटेजेस में से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सारे का सारा पानी फ्रीज नहीं करता। जो बहुत कोल्ड या आर्कटिक एरियाज होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि टॉप लेयर फ्रीज कर जाती है और लोअर लेयर जो है उसमें वो फ्रीज नहीं करती। अपर लेयर जो है वो बर्फ की वो एज एन इंसुलेटर ऐड करती है, नीचे से पानी जमता नहीं है। और जो पानी के अंदर फिशेज हैं, पानी के अंदर बाकी मरीन और एक्वेटिक लाइफ है, वो सारी की सारी सरवाइव कर लेती है।
ठीक है, वो सारी की सारी बच जाती है। सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मैंने बताया कि मुझे पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो सारे का सारा जो पानी है लेक्स में या रिवर्स में वो बड़ा क्विकली इवेपोरेट नहीं करता। तो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। कैटलिस्ट क्या करता है जी? अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। एक्टिवेशन एनर्जी वो है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट्स का रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए। कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि कैटलिस्ट क्या करता है, बल्कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, जिसकी वजह से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो क्विकली हो जाता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। विच आर द फॉलोइंग इज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट? ग्लूकोज नहीं है इनमें से, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, क्योंकि बाकी सारे के सारे आइन आइंस बना लेंगे, आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव में पोटाशियम जो है वो हाइड्रोक्साइड जो है वो K पॉजिटिव, OH नेगेटिव में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन तो वो होगा ना जिसमें आइंस पड़े होंगे, ताकि फ्लो ऑफ चार्जेस हो सके। तो ग्लूकोज तो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, C6H12O6, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसमें। द pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, प्योर वाटर, 100% प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर, उसका pH न्यूट्रल होता है, 7 होता है न्यूट्रल का pH, 7 है इसलिए आंसर। ठीक है, 1 से लेके 6 तक एसिडिक होते हैं, 1 वाला ज्यादा एसिडिक है, 6 वाला लेस एसिडिक है, 7 पे न्यूट्रल है, फिर 8 से लेके 14 तक बेसिक होते हैं, ये वाला मोर बेसिक है, ये वाला लेस बेसिक है। विच गैस इज यूज इन हैबल्स प्रोसेस? अभी हमने ऊपर किया है इस पे MCQ कि एक पार्ट नाइट्रोजन का और 3 पार्ट्स हाइड्रोजन के कंबाइन करके अमोनिया गैस बनाते हैं, इसको हैबर प्रोसेस कहते हैं। अमोनिया बड़ी इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर्स बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, और बहुत सारी चीज़ों में इंडस्ट्रियल यूजेस अमोनिया गैस के बहुत ज़्यादा है, इसलिए हैबर प्रोसेस क्योंकि अमोनिया गैस बनाने के लिए यूज होता है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ NTS के एग्जाम्स के अंदर कि सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होता है। दिस इज वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव, तो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे डिफ्यूज सनलाइट है या ब्राइट सनलाइट है। तो डिफ्यूज सनलाइट के अंदर तो वो क्या करता है, CH3Cl बनाएगा, ब्राइट सनलाइट में डायरेक्टली CCl4 बना देगा वो। तो डिफ्यूज सनलाइट के अंदर, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर CH3Cl बनेगा। जब मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव करेगा और क्लोरीन के एक एटम के साथ HCl बन जाएगा, और जो स्पेस क्रिएट होगी वहां पर जाकर क्लोरीन एटम जो है वो सेटल हो जाएगा, क्लोरीन जो है वो सेटल हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोपैक नेम बताना है हमने CH3COOH का, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका नाम हमने बताना है कि इसका नाम क्या है। तो CH3COOH, इसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, लेकिन इसका आयोपैक नेम जो है वो एथेनोइक एसिड बनता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द सफिक्स ONe रिप्रेजेंट्स, ONe का जो सफिक्स है वो कीटोन्स के अंदर होता है ना, कीटोन्स का नाम है, कीटोन्स, तो कीटोन्स हैं। तो कीटोन्स के अंदर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O डैश O होगा, तो कीटोन्स। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट किस में होंगे, मीथेन में, साइक्लोहेक्सेन में, बेंजीन में, या इथेन में। ठीक है, तो मीथेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन और इथेन ऑप्शन है हमारे पास। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में होते हैं, यानी बेंजीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, यूं होता है उसका स्ट्रक्चर। तो ये वजह है कि उसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। तो बेंजीन है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन? अल्कीन्स के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पाई जाती है। इथीन के अंदर क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगी, 2 पाई है, 2p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है,
और एक एस की ओवरलैप, तो इथीन बने। विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर, विनेगर का दूसरा नाम ही एसिटिक एसिड है, CH3COOH, जो भी हमने ऊपर किया एथेनोइक एसिड, वही इसमें पाया जाता है। इन क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज कैन बी, क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी क्या एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम चेक करते हैं कि सोल्यूशन जो है वो किन किन सोल्यूट सॉल्वेंट्स और किन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो मोबाइल फेज लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है, तो राइट ऑप्शन फिर ये बनता है गैस और लिक्विड बोथ। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज इन द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। यही वजह है कि उसको यूज किया जाता है थर्मोमीटर्स में। ये तो पहले भी एमसीक्यू कवर हुआ था कहीं पे प्रीवियस लेक्चर्स में। द मैस नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, मैस नंबर क्या होता है? मैस नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्लस न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नंबर को में ऐड कर दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, तुम्हारे पास मैस नंबर आ जाएगा। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? मैस नंबर आ जाएगा। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। ये एटॉमिक नंबर है। विच आर द फॉलोइंग इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट इसमें क्या है, कौन सा है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो आयरन Fe जो है वो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट है। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, एरोमेटिक मैंने ऊपर भी बताया कि जिनमें डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन बजाते खुद एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक नमूना है कि डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर यूं है बेंजीन का। एरोमेटिक कंपाउंड है, C6H6 है, रिंग बेस स्ट्रक्चर है, एंड सिंगल सिंगल एंड डबल बॉन्ड के ऊपर कंप्राइज करता है। सो एरोमेटिक कंपाउंड हुआ बेंजीन। Like, comment, and subscribe.